हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज फैसल में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 की एनसीईआरटी की मैथ की बुक, जिसके अंतर्गत आज हम फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगा जो आपको माइंड में रखनी है, आपको याद रखनी है। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, अगर आपने इसका बेसिक नहीं पढ़ा तो आप इसको कभी भी जीवन में सीख नहीं पाओगे, लेकिन आपने अगर इसका बेसिक अच्छे से क्लियर कर लिया तो आप ज़िंदगी भर इस चैप्टर को नहीं भूलोगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपका सिलेबस पूरा टाइम से होगा, इसकी फिक्र आप छोड़ दीजिए। 2 से ढाई महीने के अंतर्गत हम आपका सिलेबस ख़त्म कर देंगे, एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छोड़ेंगे। आपको डेली वीडियो मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो आपको क्या करना है, केवल आपको डेली वीडियो देखनी है और कॉपी पेन लेकर के बैठना है और अपने नोट्स बनाने हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आपका चैप्टर है संबंध एवं फलन, इसमें कुछ बेसिक बातें हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक बातें क्लियर करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहला आता है आपका क्रमित युग्म। देखिए, क्रमित युग्म ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम रिकॉइल कर लेंगे, आपको रिमेंबर कराएंगे। देखिए, मान लीजिए अगर आपका एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट हैं x, y। ठीक है, यदि मैं आपका पहले सेट का एक एलिमेंट ले लूं और दूसरे सेट का एक एलिमेंट ले करके उन्हें ब्रैकेट में बंद कर दूं, जैसे यहाँ से मैंने ले लिया 1 और यहाँ से ले लिया मैंने x, इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्रमित युग्म हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका क्रमित युग्म हो जाएगा। अच्छा, 2 को भी ले सकते हो आप, फिर x को भी ले सकते हो, वो भी क्रमित युग्म होगा। 3 को x के साथ ले लो, वो भी क्रमित युग्म होगा। कोई भी एलिमेंट आप पहले सेट से उठा लो और कोई भी एलिमेंट आप दूसरे सेट से उठा लो, उनको कोमा लगा करके ब्रैकेट के अंदर लिखने पर जो भी बनेगा उसको बोलेंगे हम क्रमित युग्म। क्लियर हो गई बात? दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, और इसके कुछ प्रॉपर्टी हैं। प्रॉपर्टी में क्या याद रखना आपको कि एक क्रमित युग्म ए बी सेट के बराबर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो क्रमित युग्म के बराबर कभी नहीं होते हैं, याद रखिएगा। और सेकंड बात जो आपको होता है कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको कार्शियन प्रोडक्ट के नाम से भी आप जानते होंगे। तो कार्तीय गुणन क्या है? सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट हैं a, b, c, d। दूसरा सेट है एक b जिसमें एलिमेंट हैं x, y, z। ठीक है, तो कार्तीय गुणन क्या होता है? इसको लिखते हैं हम a क्रॉस b से। ठीक है, गुणन का मतलब क्या होता है? गुणन या गुणा यानी मल्टीप्लाई। तो एक सेट की दूसरे सेट में जो गुणा होती है उसी को बोलते हैं हम कार्तीय गुणन। तो कैसे होती है गुणा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले a से स्टार्ट करो, a की गुना x में करेंगे तो बनेगा आपका a, x। ठीक है, फिर a की y में करेंगे तो बनेगा a और y, फिर a की z में करेंगे तो बनेगा आपका a, z। b, अब देखिए a की तीनों में हो गई, अब b पे आ जाइए, फिर b की तीनों में करेंगे, उसी प्रकार c की तीनों में करेंगे और d की तीनों में करेंगे। तो अब b के पर आ जाइए तो क्या लिखेंगे, b, x। इसी प्रकार b की y के साथ करेंगे तो b, y। इसी प्रकार b की z के साथ करेंगे तो b, z। और इसी प्रकार c की इन तीनों एलिमेंट में करेंगे गुना तो क्या बनेगी, c, x। और यहाँ पर c, y और c, z। ठीक है, c तक कंप्लीट हो गया। अब d पर आ जाइए, फिर d के तीनों में गुना करनी है तो क्या करेंगे, d, x और d, y और d, z। ये जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको एक बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे मजला कोष्ठ में, उसको बोलते हैं हम कार्तीय गुणनफल। तो इसमें अवयवों की संख्या बताइए जरा कितनी है, अवयवों की संख्या। तो अगर मैं आपसे अवयवों की संख्या पूछूं तो आप गिनकर बता देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 अवयव आए हैं। ठीक है, तो कार्तीय गुणनफल में अवयवों की संख्या इसमें 12 आ गई। कार्तीय गुणनफल किसे बोलते हैं कि सेट ए की गुना सेट बी में करने पर जो भी आपको एक सेट प्राप्त होगा उसको हम कार्तीय गुणन कहेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, मान लीजिए एक सेट है ए, उसमें 1, 2, 3 और ऐसे ही 10 तक एलिमेंट हैं। ठीक है, और एक सेट है बी,
इसमें आपके हैं ए बी सी, 3 एलिमेंट हैं। तो अगर ए क्रॉस बी यानी ए कार्तीय गुणन बी में करेंगे तो एलिमेंट की संख्या बताओ, यानी अवयव की संख्या कितनी होगी, अवयव की संख्या। तो कितनी संख्या होगी वो आपको बतानी है। तो कैसे बताओगे, एक स्टूडेंट है कि सबसे पहले वो एक की इन तीनों में करेगा, फिर 2 की इन तीनों में करेगा और इसी प्रकार 10 की इन तीनों में करेगा, तब जा कर के वो गिनेगा कि 1 2 3 4 5 टोटल एलिमेंट सर इतने आए हैं। लेकिन मैं जो आपको ट्रिक बताऊंगा वो क्या है कि जितने भी एलिमेंट आपके सेट ए में हैं और जितने भी एलिमेंट आपके सेट बी में हैं उन दोनों की गुणा कर दीजिए। जो भी आपका गुणनफल आएगा वो ए क्रॉस बी के अवयव की संख्या के बराबर आएगा। देखिए इसमें कितने एलिमेंट हैं ए में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 एलिमेंट ए में हैं। और बी में कितने एलिमेंट हैं, ए बी सी, 3 एलिमेंट हैं बी में, तो 10 गुना 3 तो कितने आ जाएंगे, 30 एलिमेंट बनेंगे। यानी ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या कितनी बनेगी, 30 बनेगी। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, पहली प्रॉपर्टी कि अवयव की संख्या किसमें, ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या बराबर ए में अवयव की संख्या गुणा बी में अवयव की संख्या। ठीक है, ये हो जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि ए क्रॉस बी कभी भी आपका बी क्रॉस ए के बराबर नहीं आएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं आएगा। कभी एग्जाम में अगर सवाल आ जाता है कि एक सेट बराबर इतना, बी सेट बराबर इतना, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ज्ञात कीजिए। तो आप ए क्रॉस बी अलग करेंगे और बी क्रॉस ए अलग करेंगे। कभी ए क्रॉस बी को ही वापस से लिख देंगे बी क्रॉस ए, लेकिन वो आपका गलत हो जाएगा। याद रखिएगा मैथ में हमने पढ़ा है 2 गुना 3 बराबर 6 या 3 गुना 2 बराबर 6, लेकिन इसमें ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गई कुछ बेसिक बातें। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद देखिए नेक्स्ट। अब आगे समझते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। बिल्कुल बेसिक से आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, एक एक चीज़ आपको क्लियर करूंगा। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में प्रांत, सहप्रांत और परिसर। एक सिंगल उदाहरण के तौर पर आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। ध्यान से देखें, तीसरा पॉइंट देखें, प्रांत, सहप्रांत व परिसर। ठीक है, ये तीनों चीज़ हैं, एक ही एग्जांपल से हम क्लियर करेंगे। मान लीजिए एक सेट है हमारे पास ए, ठीक है, और एक सेट है हमारा बी, और रिलेशन इस प्रकार है कि ए से बी पर डिफाइंड है। ठीक है, एक रिलेशन है, एक सेट ए से बी पर डिफाइंड है, परिभाषित है। तो प्रांत, परिसर और सहप्रांत के बारे में हम जानेंगे। मान लीजिए एक ए है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 और 4। बी में एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और इनका जो रिलेशन है वो ए का मान लीजिए 1 के साथ, 2 का सी के साथ, 3 का डी के साथ और 4 का एफ के साथ। कुछ इस प्रकार इन्होंने एक रिलेशन दिया है, एक एग्जांपल के तौर पर हम समझेंगे। अब जितने भी एलिमेंट ए में उपस्थित हैं, जितने भी एलिमेंट ए में उपस्थित हैं, उन सभी का जो सेट बनाओगे तुम 1 2 3 4, ये आ जाएगा आपका प्रांत। ठीक है, तो प्रांत क्या हो जाएगा, पहले यानी ए में उपस्थित एलिमेंटों का सेट जो भी होगा प्रांत कहलाएगा। सहप्रांत क्या होगा कि बी में उपस्थित सारे के सारे एलिमेंटों का सेट सहप्रांत कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, आपका सहप्रांत कहलाएगा। इनका अगर मैं एक सेट बना दूं ए बी सी डी ई एफ, तो ये सब क्या कहलाएंगे, आपके सहप्रांत कहलाएंगे। अब बात आती है परिसर की। तो परिसर देखिए ध्यान से, परिसर क्या होता है, जो ए के एलिमेंट जिन जिनका रिलेशन बी पर पड़ा है, या कह दो ए के एलिमेंटों की छवि या प्रतिबिंब बी में जितने भी एलिमेंटों पर हैं उनको बोलेंगे हम परिसर। यानी इन तीरों का निशान जिन जिन एलिमेंटों पर है उनको बोलते हैं हम परिसर।
ठीक है, तो परिसर समझ में आ गया, ए सी डी और एफ। आई होप आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर से समझिए, अगर एक सेट ए है और एक सेट बी है और उन पर एक रिलेशन ए टू बी इस प्रकार डिफाइंड है, तो जितने भी एलिमेंट ए में उपस्थित होंगे उनको बोलेंगे प्रांत, जितने भी एलिमेंट बी में उपस्थित होंगे उनको बोलेंगे हम सहप्रांत, और जिन जिन का रिलेशन ए से बी पर है, बी वाले अवयवों को बोलेंगे हम परिसर। क्लियर हो गई बात। अब बढ़ते हैं हम अपने मुद्दे पर, जो हमारा चैप्टर है संबंध एवं फलन। तो यहाँ तक क्लियर हो गई होगी, तो नोट कर लीजिए सब, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। अब आते हैं हम अपने चैप्टर पर, संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार, जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है वो होने वाली है संबंधों के प्रकार पर। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे एक बार वो चीज़ देख लेंगे। भाई पहला टॉपिक है हमारा संबंधों के प्रकार, ठीक है, संबंधों के प्रकार। दूसरा टॉपिक होगा हमारा फलन और फलनों के प्रकार, है ना, फलनों के प्रकार। और तीसरा टॉपिक होगा हमारा फलनों का संयोजन, फलनों का संयोजन। तो ये तीन टॉपिक हैं इस चैप्टर में। एक एक टॉपिक एक एक क्लास में फिनिश करेंगे और 3 वीडियो में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा संबंधों के प्रकार, ठीक है। तो सबसे पहले संबंधों के प्रकार जान लेंगे। इसमें जो आपके 4 संबंध होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है आपका स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। दूसरा होता है आपका सम्मित संबंध, तीसरा होता है आपका संक्रामक संबंध, और चौथा होता है आपका तुल्यता संबंध। ये आपके 4 टाइप के संबंध होते हैं, एक एक करके हम इनको समझने वाले हैं, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं हम स्वतुल्य संबंध क्या होता है। तो ये नोट कर लिया होगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो स्वतुल्य संबंध के बारे में हम समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, स्वतुल्य का मतलब क्या होता है? स्व मतलब स्वम, और स्वम का मतलब तुल्य, तुल्य का मतलब होता है तुलना करना या एक दूसरे के तुल्य यानी इक्वल। यानी अगर कोई चीज़ अपने आप के इक्वल आ रही है तो उसे बोलते हैं हम स्वतुल्य। जैसे फॉर एग्जांपल, या इसका हम प्रतीकात्मक परिभाषा देखें कि x, x बिलोंग्स टू r। ये संबंध इस प्रकार है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। समझिए ध्यान से कि मान लीजिए एक r यानी संबंध समुच्च a पर इस प्रकार परिभाषित है। क्या लिखेंगे कि एक संबंध r समुच्च a पर इस प्रकार परिभाषित है कि x, x बिलोंग्स टू r। ये जो प्रतीक होता है इसको बोलते हैं हम बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू। और ये जो प्रतीक है आपका, ये सिंबल, इसको बोलेंगे हम फॉर ऑल। क्या बोलेंगे? फॉर ऑल। तो ये यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए मैंने ये शब्द लिख दिया है। तो x, x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, यानी सभी के सभी x जो हैं a में उपस्थित होने चाहिए, और x, x r पर रिलेटेड है या रिलेशन संबंध है। देखिए सबसे पहले एग्जांपल्स के तौर पर समझिए, आपको एग्जांपल से समझ में आएगा। मान लीजिए एक सेट है A जिसमें एलिमेंट हैं 1, 2, 3, ठीक है। उसमें दिया है एक R है, ठीक है, एक R दिया है 1, 1, 2, 2 और 3, आपको बताना है कि ये सेट जो है या ये संबंध स्वतुल्य है अथवा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? देखिए यहाँ पर 1, 1 दिया है, तो 1, 1 क्या आपका संबंध R में है? बिल्कुल है। लेकिन 1 जो है बिलोंग करता है A से। क्या 1 आपका बिलोंग करता है A से? A मतलब सेट A में उपस्थित है या नहीं है? बिल्कुल है। तो इसलिए अब दूसरी चीज़ देखिए, 2, 2 बिलोंग करता है R से, और 2 जो है आपका बिलोंग करता है A से।
इसी प्रकार 3,3 बिलोंग करता है आपका आर से और 3 बिलोंग करता है ए से, तो अतः आर जो है एक स्वतुल्य संबंध है, आर स्वतुल्य संबंध है। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा आपका। मान लीजिए एक सेट ए है और उसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 और एक संबंध आर इस प्रकार है कि आर बराबर 1, 1, 2, 2। ठीक है, आपको बताना है कि ये स्वतुल्य है अथवा नहीं है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए 1, 1 है, क्या 1 आपका ए में है? बिल्कुल है। अब 2, 2 भी है, 2 आपका ए में है? बिल्कुल है। लेकिन जो 3 है इसका भी तो अपने आप से संबंध होना चाहिए, तो 3, 3 तो इसमें है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? चूँकि 3, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये जो मैंने लाइन खींच दी है इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसलिए आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। स्वतुल्य संबंध कब होता? जब इन तीनों के आपस में 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ सारे के सारे एलिमेंट आर में उपस्थित होते, तब ये एक स्वतुल्य संबंध होता, जैसा कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में दिया गया है। लेकिन अगर एक भी एलिमेंट का आपस में एक दूसरे सेम वाला यानी 3 का 3 के साथ जैसे और 2 का 2 के साथ, ये एक भी एलिमेंट अगर इनमें उपस्थित नहीं हुआ तो हम बोलेंगे इसको स्वतुल्य संबंध नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे संबंध पर बढ़ते हैं, सम्मित संबंध। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नोट कर लेना। देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा जो हमारा संबंध है वो होता है आपका सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध क्या होता है? ध्यान से देखो, यदि संबंध और एक सेट ए पर इस प्रकार परिभाषित है, पहले ये लिखेंगे कि x, y बिलोंग्स टू आर और y, x बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू ए, तब वो सेट संबंध क्या कहलाएगा? आपका सम्मित संबंध कहलाएगा। यानी एक संबंध R एक समुच्चय ए पर इस प्रकार परिभाषित है कि x, y R से रिलेटेड हो, y, x भी R में रिलेटेड हो, लेकिन ये जो सभी x और y की वैल्यू है वो एक सेट ए से ली गई हो, तब उस संबंध को हम कहेंगे सम्मित संबंध। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक सेट है ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसमें आपको दो संबंध दिए गए हैं, R1 और एक R2। पहला संबंध है कि 1, 2 और 2, 1। ठीक है, 3, 2 और 2, 3, 5, 6 और 6, 5 और 3, 4 और 4, 3। ये एक सेट, एक R संबंध दिया गया है और एक R2 संबंध दिया गया है आपका 1, 2, 2, 1, 3, 2, 5, 6 और 6, 5। आपको इनमें से बताना है कौन सा संबंध सम्मित संबंध है और कौन सा संबंध सम्मित नहीं है। तो सम्मित संबंध की जांच करने के लिए हमें क्या देखना होगा कि जैसे मैंने बताया x, y है तो y x भी होना चाहिए, यानी x का रिलेशन y के साथ है तो y का रिलेशन x के साथ अवश्य होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया है 1, 2 तो 2, 1 भी इसमें ज़रूर होना चाहिए। तो 1, 2 है तो 2 1 भी है, बिल्कुल। 3, 2 तो 2, 3 भी होना चाहिए, बिल्कुल दिया गया है। अब 5, 6 अब 6, 5 भी होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, 3, 4 और 4, 3 भी होना चाहिए, जो यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसका मतलब सारे के सारे आपस में रिलेटेड हैं, तो हम कहेंगे चूँकि 1, 2 बिलोंग्स टू आर व 2, 1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और इसी प्रकार सभी के सब लिखोगे आप कि 3, 2
बिलोंग्स टू आर व 2,3 बिलोंग्स टू आर। इन सभी को आपको लिखना है और बाद में लिखना है अतः आर एक सममित संबंध है, और एक सममित संबंध है, ये आपको लिखना है। अब दूसरे एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर आपको 1 2 दिया है तो 2 1 भी जरूर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 1 2 है 2 1 भी है, इसको फिनिश कर दिया। अब 3 2 है तो 2 3 भी होना ज़रूरी है। क्या आपको 2 3 दिख रहा है इसमें? मुझे तो नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे, चूँकि 3,2 बिलोंग्स टू आर, यानी 3,2 तो आर में है, लेकिन परंतु 2,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी 2,3 आर में नहीं है। अतः आर एक सममित संबंध नहीं है, और एक सममित संबंध नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले जो भी आपको रिलेशन दिए गए हो आपको उनके रिफ्लेक्सिव देखने हैं, पलट करके देखने हैं। यानी 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 3 2 है तो 2 3 भी। ऐसे अगर सारे के सारे मिल जाते हैं तो आपको वो सममित संबंध है। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जिसका रिफ्लेक्टिव यानी उसको पलटने पर वो अवयव नहीं मिलता तो हम बोलेंगे वो सममित संबंध नहीं है। तो क्लियर हो गया होगा आपको सममित संबंध। नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं, इसको नोट कीजिए पहले। तीसरा संबंध आता है आपका संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध देखिए स्टूडेंट, संक्रामक संबंध क्या होता है। यदि R यानी एक संबंध R एक समुच्चय A पर इस प्रकार परिभाषित है कि x, y बिलोंग करता है R में, y, x भी बिलोंग करता है R में, ठीक है, तब आपका y, z ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। x, y बिलोंग करता है R में और y, z बिलोंग करता है R में, तब इस y को साथ हटा दो और जो बचा उसको लिखो x, z भी बिलोंग करना चाहिए R में। ये जो तीनों है x, y, z ये किस में होने चाहिए, आपके A में होने चाहिए, A में होने चाहिए फॉर ऑल। ध्यान से समझो, x, y बिलोंग्स टू R, y, z बिलोंग्स टू R और x, z भी बिलोंग करता है यदि R से, तब वो सेट संबंध क्या कहलाएगा, आपका संक्रामक संबंध कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मान लीजिए हमारे पास एक सेट है एक जिसमें है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक संबंध R1 दिया है आपका 1, 2, 2, 3, 1, 3 और एक दिया है आपका R2 1, 2, 2, 3 और 3, 1 इस प्रकार दिया है। तब बताना है क्या R1 या R2 में से कौन संक्रामक है और कौन संक्रामक नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना होगा कि 1 2 है तो 2 का किसी और से होना चाहिए, जैसे x का y है तो y का किसी और से संबंध है, ठीक है। 1 का 2 से है तो 2 का किससे है, 3 से है, तो अब 1 का भी 3 से संबंध जरूर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर है x का y से, y का z से, तो x का z से है कि नहीं है, ये रहा। तो इसी प्रकार 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, तो 1 का भी 3 से होना चाहिए, जो कि मिल गया हमें यहाँ पर। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, चूँकि 1, 2 बिलोंग्स टू R, 2, 3 बिलोंग्स टू R तथा 1, 3 भी बिलोंग करता है R से, तब R एक संक्रामक संबंध है, R एक संक्रामक संबंध है, ठीक है। अब दूसरे देखिए एग्जांपल में, यहाँ पर आपके सामने 1, 2 है, 2, 3 भी है। अब 1 का 3 के साथ होना चाहिए, लेकिन 1 का 3 के साथ तो नहीं है, यहाँ पर उल्टा दिया है 3, 1। मैंने आपको बताया था कि A, B बराबर नहीं होता B, 1 है। कभी आप ये सोचो
कि 1 3 तो है, भले ही आगे पीछे हो, लेकिन ये अलग है। 1 3 और 3 1 अलग अलग होते हैं, ये इक्वल नहीं होते, ठीक है, याद रखिएगा। तो मैंने क्या बताया आपको, 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, तो 1 का 3 से होना ज़रूरी है। 1 का 3 से तो नहीं है, यहाँ पर किसका है, 3 का 1 से है। तो हम क्या कहेंगे, चूँकि 1,2 बिलोंग करता है R से और 2,3 भी बिलोंग करता है R से, परंतु ये जो 1,3 बनेगा इसका, वो डज नॉट बिलोंग R, यानी R में नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, अतः R एक संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। क्लियर हो गई बातें। संक्रामक की क्या पहचान है कि यदि एक का दूसरे से है, दूसरे का तीसरे से है, तो पहले का तीसरे से संबंध अवश्य होना चाहिए, वही आपका संक्रामक संबंध कहलाएगा। जैसे आप स्कूल में नहीं देखते कि आपका फ्रेंड, मान लीजिए ए का फ्रेंड बी है, ए का दोस्त क्या है, बी है, और बी का दोस्त सी है, तो ए का दोस्त अवश्य सी के दोस्त होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि यदि ये दोनों दोस्त हैं, ये भी दोस्त हैं, तो ये दोनों भी अवश्य ही दोस्त होंगे। तो ये सब भी आपके संक्रामक संबंध में आते हैं, ठीक है। अब जो चौथा संबंध बचा है, तुल्यता संबंध, उसे और देख लेते हैं। इसको नोट कीजिए पहले। जो आपका चौथा संबंध होता है, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी, यदि कोई संबंध R A में इस प्रकार परिभाषित है कि वह स्वतुल्य संबंध भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, तो वह संबंध आपका तुल्यता संबंध कहलाएगा। यानी यदि एक संबंध में तीनों संबंध आ जाए, स्वतुल्य भी, सम्मित भी और संक्रामक भी, तो उस संबंध को हम बोलेंगे तुल्यता संबंध। इसका एग्जाम्पल देखिए। पहला, मान लीजिए एक सेट है 1, 2, 3, 4, और इसमें एक R1 एक रिलेशन दिया है आपका 1, 1, 1, 2, 2, 3, 1, 3 और 2, 2, 3, 4 और 4, 1 और 3, 1, 3, 3 और 4, 4 और 3, 2 और 4, 3, ये आपका एक रिलेशन दिया गया है। तो आपको चेक करना है कि यह तुल्यता संबंध है अथवा नहीं। तो तुल्यता होने के लिए इसमें स्वतुल्य संबंध भी होना चाहिए, सम्मित संबंध भी होना चाहिए और संक्रामक संबंध भी होना चाहिए। तो सबसे हम पहले चेक करेंगे इसमें स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य क्या होता है कि जो सेम होते हैं उनको अलग निकाल लो, जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये सब होते हैं स्वतुल्य वाले। ध्यान से देखो, इसका यानी एक का 1, 1 होना बिल्कुल है। अब 2 वाले का देखो 2, 2 है क्या, इसमें 2, 2 भी है। अब 3 का देखो, 3 का 3 के साथ है रिलेशन, बिल्कुल मिल जाएगा, और 4 का 4 के साथ भी है। इसका मतलब इनमें सारे के सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं। याद लिखिए, चूँकि 1, 1 है ना, बिलोंग्स टू R, 2, 2 बिलोंग्स टू R, 3, 3 बिलोंग्स टू R और 4, 4 बिलोंग्स टू R। अतः R स्वतुल्य है। सबसे पहले हमने क्या चेक किया, स्वतुल्य है। अब उसके बाद चेक करेंगे सम्मित है कि नहीं है। सम्मित में ये बताया था कि यदि 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए, अगर 3, 2 है तो 2, 3 भी होना चाहिए, यही तो बताया था सम्मित में। अब देखो ध्यान से, 1, 2 है, क्या 2, 1 भी है इसमें? 1, 2 तो मिल गया मुझे, लेकिन 2, 1 नहीं मिल रहा है यहाँ पर। चलो इसमें एक और ऐड चीज़ कर लेते हैं, 2, 1, ठीक है, थोड़ी देर के लिए ऐड कर लिया हमने। 1, 2 है तो 2, 1 भी है, ठीक है। अब उसके बाद और देखो, 2, 3 है तो 3, 2 भी होना चाहिए, 2, 3 ये रहा और 3, 2 ये रहा, मिल गया। 1, 3 है तो 3, 1 भी होना चाहिए, 3, 1 ये रहा, ठीक है। 3, 4 है तो 4, 3 भी होना चाहिए, 4, 3 ये मिल गया यहाँ पर। 4, 1 है तो 1, 4 भी होना चाहिए। अब देखो 4, 1 तो है लेकिन 1, 4 नहीं है,
इसको भी ऐड कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 1 4। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने अपने पास से लिया है, थोड़ा मिस्टेक हो सकती है, लेकिन अगर हम एनसीईआरटी बुक से लेते तो बिल्कुल सटीक होता, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम आपको समझना है केवल 4 1 है तो 1 4 भी है, तो आप क्या कहोगे, चूँकि 1,2 बिलोंग्स टू आर व 2,1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसी प्रकार लिखोगे 2,3 बिलोंग्स टू आर व 3,2 बिलोंग्स टू आर। इस प्रकार लिखोगे आप, जितने भी सम्मित संबंध वाले हैं उनको लिखोगे और लिखोगे बाद में अतः आर सम्मित है, अतः आर सम्मित है। अब संक्रामक के लिए चेक करेंगे। संक्रामक में ये बताया था कि यदि 1 का संबंध 2 से, 2 का 3 से, तो 1 का 3 से भी जरूर होना चाहिए। ये बताया था, नहीं बताया था? चलो अब ध्यान से देखो, 1 का संबंध 2 से है, अब 2 का संबंध किसी और से है भाई, 3 से है, तो 1 का 3 से जरूर होना चाहिए। 1 का 3 से है कि नहीं है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल है, तो इसका मतलब ये संक्रामक भी हो जाएगा। 3 का संबंध 4 से है और 4 का संबंध 1 से है, तो 3 का 1 से होना चाहिए। ये मिल गया 3 का 1 से, बिल्कुल है। अब आ जाओ, 3 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 1 से है, तो 3 का संबंध 1 से होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है, तो ये भी आपका हो जाएगा। अब 4 का संबंध 3 से है, 3 का संबंध किसी और से देख लो भाई, 4 का संबंध 3 से है, अब 3 का किसी के साथ देख सकते हो भाई, 3 का 2 से देख लो, 3 का 2 से, तो 4 का 2 से होना चाहिए। यहाँ पर 4 2 मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो 4 2 4 2 4 2 4 2 इसमें नहीं है, तो आप कहोगे चूँकि 4,3 बिलोंग्स टू आर, 3,2 बिलोंग्स टू आर, परंतु ये 4,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी 4,3 भी आर में है, 3,2 भी आर में है, लेकिन 4 और 2 आर में नहीं है, तो आप कहोगे अतः आर संक्रामक नहीं है। अगर एक भी संबंध आर में नहीं है इन तीनों में से, तो वो संबंध आपका तुल्यता संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो आप लिखोगे अतः लास्ट में आर तुल्यता नहीं है, तुल्यता नहीं है। अगर ये 4,2 भी इसमें होता तो हम बोल देते इसको कि आर संक्रामक है, तब लिखते चूँकि आर स्वतुल्य है, आर सम्मित भी है और आर संक्रामक भी है, इसलिए आर स्वतुल्य है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 हल करेंगे। कल आप देखिएगा कि इन सब के आधार पर हम एक्सरसाइज को कैसे उड़ाते हैं, तो इनको अच्छे से क्लियर करके आइएगा, इनको अच्छे से याद कर लेना, उसके बाद हम कल की एक्सरसाइज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।